हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे BPCC 131 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी यूनिट 8 इंटेलिजेंसी। इस बुक की लास्ट यूनिट है हमारी, जो आज हम कवर कर लेंगे। उसके बाद ये वाली बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर कोई भी यूनिट में किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का बता देना, मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँगी। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि जैसे कि हम एक्सप्लेन हमें और ज़्यादा अच्छे से करना है। मतलब एक्सप्लेनेशन में अगर आपको पूरी बुक एक्सप्लेन करने लगे ना तो काफ़ी वीडियोस काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए बस मैं एक ओवरव्यू देती हूँ एंड नोट्स इसलिए प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको उस छोटे से पॉइंट्स के ना आपको उसका मतलब समझ आ जाए कि इस टॉपिक में आपको क्या एक्सप्लेन करना है। क्योंकि वो जो एक्सप्लेनेशन है आपको खुद से बना के लिखना है, और आप पेपर में ये तो है नहीं कि 2 लाइन लिख लेंगे, नहीं, आपको उसको एक्सप्लेन करना है अपने व्यू से। तो इसलिए सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दिया जाता है ताकि आप उसको अपने शब्द को कैसे उसके अपने शब्दों में आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। एक ओवरव्यू मतलब पूरा अच्छे से डिफ़ाइन कर सको, सिर्फ इसलिए हम एक ओवरव्यू देते हैं आपको। ठीक है, अगर आप बोलो कि हम आपको पूरा एक्सप्लेन करें पूरी बुक चैप्टर को, तो उसके लिए ना काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है और काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती है, जो कि आपके बेनिफिट नहीं है आपके लिए। क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है ताकि आप उस टॉपिक के बारे में समझ जाओ कि एक्चुअल में उस टॉपिक में क्या समझाया गया है, और फिर उसको आप अपने तरीके से उसको एग्ज़ाम में लिख सको। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले इस आपके जो टॉपिक रहेंगे इसमें इंट्रो है, फिर उसके बाद डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंसी की, फिर थ्योरीज है, फिर असेसमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है इंटेलिजेंसी की डेफिनेशन एंड उसका कॉन्सेप्ट। इंटेलिजेंसी वर्ड से ही हमें पता है कि एक व्यक्ति की जो एबिलिटी होती है नई चीज़ों को सीखने की, कोई भी टास्क है उसको कंप्लीट करने की, किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसकी कैपेसिटी, वो सारी चीज़ें हमारी इंटेलिजेंसी के ऊपर बेस्ड होती है। अब इंटेलिजेंसी में इंक्लूड्स होती है हमारी कैपेसिटी कि कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, लर्न करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से, एंड एनवायरनमेंट को लेके हम कैसे अवेयर होते हैं। तो ये सारी कैपेसिटी हमारी इंटेलिजेंसी के अंदर इंक्लूड होती है। मतलब इंटेलिजेंसी में हमें ये पता होता है कि अगर आप इंटेलिजेंसी हो, मतलब इंटेलिजेंट हो, तो आपको पता है कि आपको किस टाइम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कि जो अगर कोई नई चीज़ आपको सिखाई जा रही है तो उसको आप कैसे सीखते हो, आप सीख पाते हो या नहीं सीख पाते हो, ये चीज़ें देखते हैं। एंड उसमें आप लोगों से कैसे बात करते हो, ये बात करने का तरीका जो होता है ना, वो भी आपका इंटेलिजेंट में ही आता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो दूसरों से। क्योंकि हमें पता होता है कि हमें किससे कैसे और कब किससे बात करनी होती है, बड़ों से हमें कैसे करनी है, छोटों से हमें कैसे करनी है, और जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमें उनसे कैसे बात करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और कोई प्लान करना है, या फिर ऐसा कुछ है जो हमें एक लोगों से डिफरेंट बनाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और सबसे चीज़ ये होती है कि जो डेली लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हमें सॉल्व करने के लिए या उनको लड़ने के लिए हमारे अंदर जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है हर एक पर्सन में। क्योंकि सबको पता है कि पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, तो उसी के बेस पे हमारी जो कैपेसिटी होती है वो सबकी अलग अलग होती है कि वो किस तरीके से उसको डील कर रहा है और वो दूसरा तरीका किस तरीके से होता है। मतलब हर एक पर्सन का उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या उस प्रॉब्लम से लड़ने का जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है नेचर एंड न्यूटर डिपेट इन इंटेलिजेंसी। अब नेचर क्या है, वो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है जो कि हमें पेरेंट्स से मिलता है, जैसे कि हाइट और स्किन कलर। ओके, न्यूट्रल हमारा रेफर करता है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर से, जैसे कि आपका कैसे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, फैमिली कैसी है, सोशल सपोर्ट क्या है आपका, कल्चर फैक्टर्स हो गए। ये सारे मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये सारे हमारे मतलब पर्सन से ये सब चीज़ें मिलती है, बट ये है कि इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में होता ही होता है न्यूटन में। ठीक है, मतलब ये हमारा डिपेट होती है हमारे इंटेलिजेंस पे क्या कहते हैं नेचर एंड न्यूटन में। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। अब सबसे पहली थ्योरी हमारी स्पेयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। अब इन्होंने क्या नोटिस किया है कि एक बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में दूसरे एक मतलब जो अच्छे मार्क्स लेके आता है तो हम उसको मतलब बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, कि हाँ चलो ये सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे स्कोर लेके आए, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो उसके बेसिस पे ना हम सिर्फ उसके कॉग्निटिव एक्टिविटी या फिर मेंटल एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं। बट क्या होता है ना, काफ़ी बार अगर हम ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ हम उसके जो एकेडमिक करियर के बेसिस पे हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो इंटेलिजेंसी है। क्योंकि इंटेलिजेंसी हमारी, अगर हम ये देखें कि उसको सिर्फ एकेडमिक करियर में उसकी बहुत अच्छा स्कोर है उसका, लेकिन जो उसका दूसरों के साथ बिहेव, बात करने का तरीका, बाहर जाने का, रहने का, बोलने का तरीका जो होता है ना, वो अगर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है उसकी इंटेलिजेंसी कम है। क्योंकि वो चीज़ भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दूसरों के इमोशंस को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, उनको हैंडल करना भी होता है, खुद के इमोशंस को भी हैंडल करना होता है, अपने बोलने के तरीके को भी देखना होता है। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब इसमें ना दो चीज़ें बताइए, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। अब जी हमारा क्या है, जर्नल, और एस हमारा स्पेसिफिक। जर्नल फैक्टर जो है हमारा मेंटल फैटलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि उससे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारी मतलब जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है ना, जैसे कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम, मतलब रीजनिंग चीज़ें हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर उस परफॉर्मेंस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है वो हमारे जर्नल फैक्टर में आता है। क्योंकि ये वो सारा प्रोसेस हमारा मेंटली होता है, हम सोच के करते हैं कैसे रीजनिंग करनी है, तो उसके वजह से हमारी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होती है। और स्पेसिफिक फैक्टर हमारी एक सिंगल होता है और एक यूनिक फैक्टर होती है हमारी, मतलब उससे अलग फैक्टर होता है हमारा। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो थ्योरी होती है वो थर्ड स्टोन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी होती है। इसमें क्या है ना कि इसमें ऑब्जर्व किया गया है कि हम डिफरेंट इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ को यहाँ पे टेस्ट किया गया है, वो भी उनकी इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लाइक उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने उनके जो टास्क है वो हमने कराए हैं, और उसी टास्क के बेसिस पे हमने उनकी जो इंडिपेंडेंट एबिलिटी है वो डिफरेंट हमने वहाँ पे चेक की है कि कैसे हम उनको देखे हैं। तो उनकी ऑब्ज़र्व हम कर रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, कैसे उन्होंने टास्क को किया है। जैसे कि वर्ड फ्लुएंस हो गया, वर्बल, स्पिरिचुअल और न्यूमेरिकल, रीजनिंग, एसोसिएशन, मेमोरी, ये सारे हमारे जो टेस्ट है, ये सारी एबिलिटी हर एक पर्सन में अलग अलग होती है। तो इन सारी एबिलिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो अगर टास्क वगैरह करते हैं तो उसमें वो उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि आपके ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, तो हम 10 बच्चों को दिया गया है सेम, 10 के 10 बच्चे ना उसको डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक के पास जो एबिलिटी है ना वो अलग है। कोई कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर देगा, कोई 1 मिनट लेगा, कोई 10 मिनट लेगा, कोई 5, कोई 2, कोई 2.5 मिनट लेगा। तो ये सारी एबिलिटी हम चेक करते हैं, उस परफॉर्मेंस को, जो वो परफॉर्मेंस हुई है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबके पास अपनी अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है हर एक चीज़ को सॉल्व करने की। ठीक है। फिर होते थर्ड स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट इसमें क्या है ना कि हम कौन जो कंटेस्ट है वो देखते हैं, सेकंड हमारी क्रिएटिविटी इंटेलिजेंसी आती है, थर्ड हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंसी आती है। फर्स्ट जो है वो हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी भी आती है, जिसमें हम एनवायरमेंटल एंड सिचुएशनल डिमांड्स जो होती है उसको अडॉप्ट करते हैं। उस अडॉप्ट एबिलिटी मतलब हमारे अंदर वो एबिलिटी होती है कि हम उसको अडॉप्ट कर सकें, क्योंकि हमें वहाँ की जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जो हमारा जो वर्ल्ड है, उन सारी चीज़ों को हम इन्वॉल्व करते हैं और अप्लाई करते हैं, ताकि हम हर एक सिचुएशन को सॉल्व कर सकें
प्रॉपर तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े हमें। फिर आता है क्रिएटिविटी इंटेलिजेंसी। उसमें क्या है, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंसी में वो एबिलिटी होती है जिसमें हम एक न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी सिचुएशन को, क्योंकि जो भी सिचुएशंस आती हैं उसको हमें कैसे सॉल्व करना है उसके नए नए आइडियाज़ हम लेके आते हैं। कुछ हम प्रीवियस जो पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ आइडियाज़ ले लेते हैं उसके बेसिस पे, नहीं तो हम उसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम कुछ नए आइडियाज़ लेके आते हैं। वो होती है हमारी क्रिएटिविटी इंटेलिजेंसी। एनालिटिकल इंटेलिजेंसी में क्या होता है कि वो एबिलिटी हमारे अंदर होती है जिसमें कि हम एक सोचते हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड कि कैसे एक व्यक्ति उस सिचुएशन से लेके उस सिचुएशन के लिए किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो उस टास्क को सॉल्व कर सकता है, उस चीज़ के बारे में वो सोचता है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाई क्रिटिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ होती है, जो कि वो टास्क स्कूल या फिर एकेडमी टास्क के लिए बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फिर तक गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। अब होवर्ड गार्डनर 1993 में हमें बताया था कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और फैशन प्रोडक्ट दैट आर ऑफ कॉन्सिक्वेंस इन अ पर्टिकुलर कल्चर सेटिंग और कम्युनिटी। इन्होंने 1993 में ये डेफिनेशन दी थी कि एक इंडिविजुअल के अंदर है ना वो एबिलिटी होती है जो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एंड उसी कम्युनिटी या फिर कल्चर में रह के वो उस प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका रिजल्ट बाहर लेके आता है। अब उसके लिए हमारी ना 7 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी है जो इन्होंने बताई है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पिरिचुअल, बॉडी, किनेस्ट एंड इंटरपर्सनल एंड नेचुरलिस्ट। आपकी जो 8th वाली है वो बाद में ऐड हुई है। ठीक है, पहले आपकी 7 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी थी, बट लास्ट में थोड़े टाइम बाद उसको एक और ऐड हो गया इसमें। ठीक है। फिर आती है 5th हमारी कैटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। अब ये वाली रेमंड कैटल ने बताया था कि इसमें आपके 2 तरीके की इंटेलिजेंसी होती है, फ्लूइड एंड क्राइस्टोलिज्ड इंटेलिजेंसी। अब जो फ्लूइड इंटेलिजेंसी होती है ना उसमें वो कैपेसिटी आपके अंदर होती है जो कि आप किसी भी न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व या रीजनिंग आप कर सको, जिसमें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है किसी भी तरीके का नॉलेज का या पास्ट एक्सपीरियंस का। इसमें सिर्फ होता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको रिजॉल्व कर सको न्यू लॉजिकल मेथड से। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपका ये नहीं है कि आप किसी पास्ट वाले प्रॉब्लम्स में अगर आपने जो एक्सपीरियंस किया या फिर उस पर जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ किए हैं वो आप यूज़ कर सको, नहीं, या फिर अपनी नॉलेज के उससे नहीं, बल्कि आपको इसमें एक नया मेथड यूज़ करना है जो कि आप खुद एक नया लॉजिकल आइडिया लेके आओ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और सेकेंड वाली जो इंटेलिजेंसी है वो आपकी बेस्ड होती है उस स्किल ऑफ नॉलेज पे, जो भी आपकी नॉलेज है उस पे, और जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस पे उस पे। क्योंकि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे भी हम फ्यूचर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारी पास्ट थ्योरी। अब पास्ट थ्योरी में भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि प्लानिंग, अटेंशन, स्टिमुलेशन एंड सक्सेसिव। ये आपके 4 है जो पास्ट थ्योरी में है। ये जो मॉडल है ये हमारा हेल्प करता है कि जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है उसमें, मतलब कॉग्निटिव प्रोसेसिंग हमारी जैसे कि रीजनिंग, इमेजिनरी, लैंग्वेज, मेमोरी, इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करती है कि हम इसको कैसे समझ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंसी। अब इसमें क्या है ना कि
जो हमारा कल्चर है वो इन्फ्लुएंस होता है मतलब इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंसी को। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंसी होगी, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स की इंटेलिजेंसी आ जाती है, जो कि कंट्रीज़ आजकल मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, हर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। तो उसका रिफ्लेक्ट है ना हमारे स्किल्स पे पड़ता है, जैसे कि अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, स्पीड, अचीवमेंट, ओरिएंटेशन, इन सब पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। हम इन सारी जो टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस है ना, उसका रिफ्लेक्ट हम इन सारी चीज़ों पे देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वो हमारा कम हो जाता है। ऑब्ज़र्वेशन हम इतना ज़्यादा नहीं करते, हम सोचते हैं कि लैपटॉप में है, यहाँ से हम इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, ऑब्ज़र्वेशन हमें यहाँ से मिल जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एआई वगैरह का यूज़ हम करते हैं। एनालाइज भी वहाँ पे हो जाए, परफॉर्मेंस भी वहाँ से हमें पता चल जाए, स्पीड भी हमें वहाँ से पता चल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंसी के थ्रू हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है थ्योरी ऑफ इंटीग्रल इंटेलिजेंसी। अब हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव में, अब इसमें क्या है ना कि इसमें हमारा कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस दोनों के बारे में हमें बताया है कि इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो कॉम्पिटेंसी होती है हमारी, वो होती है सोशल, इमोशनल एंड इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी। ये इन सब चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी। अब इसमें सबसे पहला आता है मेंटल एज। हम देखते हैं कि मेंटल एज क्या होता है। ये मेज़र करता है हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को, चूँकि हम उसको कंपैरिजन करते हैं एज ग्रुप से, और क्रॉनिकल एज हमारा रेफर करता है बायोलॉजिकल एज में। अब इसको हम कैसे इसको हम है ना जो ये हमारा क्या कहते हैं फॉर्मूला है, इसको हम आईक्यू के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है, IQ इक्वल टू MA, जो कि हमारा है मेंटल एज, अपॉन में CA क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100। अब MA, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद अगर MA मतलब मेंटल एज हमारा अगर इक्वल आता है CA के, तो हमारा जो IQ है मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन हमारा 100 है। और अगर हमारा MA इज़ लेस देन CA, मतलब MA अगर हमारा लेस आता है CA से, तो IQ हमारा क्या आएगा, 100 से लेस आएगा। ठीक है, अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। अब इसके टाइप ऑफ टेस्ट में जैसे कि हम सबसे पहला, इसमें 3 होते हैं, फिर उन तीनों के भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, फिर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ आइटम्स यूज्ड इन द टेस्ट, बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेबल अक्रॉस कल्चर। अब जो पार्टिसिपेंट वाला, उसमें हमारे 2 टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट में हम इंडिविजुअल्स वगैरह में करते हैं, फिर हम ग्रुप टेस्ट करते हैं। फिर हमारा वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट होता है कि वर्बल टेस्ट में हम उनका वर्बल जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का ऑब्जर्व उनका टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें आइडिया मिलता है। और नॉन वर्बल में भी हम उनका टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें उनका ऑब्जर्वेशन पता चल जाए। फिर उसके बाद कल्चर में अगर हम बात करें लास्ट वाले में, कल्चर फेयर टेस्ट और कल्चर बायस टेस्ट, इन दोनों को भी हम इसलिए करते हैं, ये सारे टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उनकी जितनी भी है इंटेलिजेंसी वो कितनी है, इसलिए हम ये सारे टेस्ट वगैरह करते हैं। तो ये था ओवरऑल आपका चैप्टर, एंड आई होप आप सबको समझ में आया हुआ। तो डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि आप लंबी वीडियो होने की वजह इसको स्किप करो, क्योंकि मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, एक ओवरव्यू बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप चाहते हैं फिर भी एक पूरा वो हो, तो वो फिर हम एग्ज़ाम्स के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले तो हम कर नहीं सकते हैं। एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमें सिर्फ एक ओवरव्यू चाहिए होता है, जिससे कि हम पेपर में खुद से बना के लिख सकें। ठीक है, एंड बाकी आज ही ये बुक कंप्लीट हो जाती है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपरेशन करना और अच्छे से पेपर दे के आना, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, स्किप मत करना कोई भी क्वेश्चन। जितना भी जो भी समझ में आए उसके बारे में लिख देना, और ये
2 आवर का पेपर होगा और 50 मार्क्स का रहेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।